हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। इंटरनेशनल ट्रेड लॉ का अपना सब्जेक्ट चल रहा है और सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे मैं आ गया हूं। 11th क्वेश्चन पे मैं आ गया हूं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन अपनी अंतिम प्रहार का चल रहा है। जल्दी से देख लेते हैं ताकि आखिरी क्वेश्चन पे भी हमला बोला जा सके और ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ सके। ये क्वेश्चन है, अभी इससे जस्ट पहले अपन ने फेमा एक्ट देखा था। देखो, फेमा और ये दोनों हमेशा अल्टरनेट में आने वाले क्वेश्चन है। मैं एक आपको ईमानदारी से सच बात बता देता हूँ। तो या तो कभी ये आ जाता है फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन, ठीक है, एक्ट 1992, या फेमा आ जाता है। दोनों का काम एक जैसा ही था, दोनों की गतिविधियां एक जैसी थी। वो 1996 बाद में आया, 1999 में आया, और ये उससे पहले फॉरेन ट्रेड के लिए हमने एक पॉलिसी बनाई थी, वो इसके अंतर्गत आती है। ये एलपीजी मॉडल के जस्ट इंट्रोड्यूस्ड होने के बाद ये पॉलिसी आ गई थी। एलपीजी मॉडल 1990 में स्टार्ट हो गया था। उसके 1-2 साल और 91 से उसके प्रभाव दिखने लग गए थे, इसलिए 92 के अंदर ये एक्ट बना। अब ये एक्ट का क्या काम है, थोड़ा सा इसकी बेसिक ओवरव्यू अपन देख लेते हैं। 1992 दिस एक्ट द Parliament India is provide the development and regulation of the trade facility, import and augmented export in India for matter connected through, ठीक है, ये भी बात सही है। FDR इज डिवाइडेड 10 पार्ट और 66 सेक्शन में इसको बांटा। ये थोड़ा सा अपन को याद रखना है। फॉरेन ट्रेड रेगुलेशन के लिए बनाया गया, फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट करने के लिए बनाया गया। इस एक्ट के लिए गवर्नर हमने अलग से बना। उसके अंदर फेमा के अंदर तो आरबीआई का गवर्नर था, लेकिन इसका डायरेक्टर एक अलग से होता है। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके ऑर्डर दिए गए मतलब पावर दी गई। फेमा में पावर किसके पास थी? आरबीआई के पास थी। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में वो क्या कर सकती है? वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकती है। उसके ऊपर ड्यूटीज चार्ज कर सकती थी। कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाने हो तो वो चार्ज कर सकती थी। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज चार्ज कर सकती थी। मीन्स कि वहाँ पे फेमा के अंदर जितनी भी आरबीआई के पास पावर थी, ये सारी पावर अभी किसके पास है? यहाँ पर ये सारी की सारी पावर सेंट्रल बॉडी के पास है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। FTDR एक्ट इज इंपॉर्टेंट पीस ऑफ द लेजिस्लेशन, रेगुलेट्स द फॉरेन ट्रेड इन इंडिया। वो फॉरेन एक्सचेंज के लिए था और ये फॉरेन ट्रेड के लिए। ये थोड़ा सा अपन को डिफरेंस याद रखना है। कभी कभी डिफरेंस भी आ जाता है, लेकिन उसके चांसेस कम है। दोनों अलग अलग ही पूछे जाते हैं। इसके अलावा की फीचर क्या है? की फीचर में अगर बात करें तो डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन का काम था फॉरेन ट्रेड का, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन बनाया गया था। सेंट्रल बॉडी इसको गवर्न करती थी और ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज हो तो इसके अंदर सारी की सारी एक्टिविटी करी जाती थी। और इसके अलावा आगे देख लेते हैं। हाँ, इसके अलावा एफडीआर एक्ट कॉम्प्लेक्स पीस ऑफ लेजिस्लेशन और उसके कुछ बेनिफिट भी थे जो उस समय हमको मिले। जैसे 1992 के अंदर ये जब एक्ट इम्प्लीमेंटेड हुआ तो इसके बेनिफिट मिले। एक तो हमको रेगुलेशन मिला, कोई ग्रीवियंस सॉल्विंग प्रोसेस मिली, एक कह सकते हो कि फॉरेन ट्रेड डेवलप्ड हुआ। यही इसके मेन बेनिफिट्स रहे कि रेगुलेशन, फॉरेन ट्रेड के लिए हमको रेगुलेशन मिला, इन्वेस्टमेंट इंडिया में स्टार्ट हुए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कंट्री का प्रोटेक्ट हुआ उस समय। और उसके साथ में चैलेंजेस भी थे, कुछ चैलेंजेस है। ये 3 पॉइंट नहीं है, चैलेंजेस है 1 2 3 चैलेंजेस भी थे कि ये कॉम्प्लेक्स है, स्लो टू अडॉप्ट है। डोमेस्टिक इंडस्ट्री को भी फॉरेन कंपटीशन का फ़ायदा नुकसान हुआ और उनको उसके साथ कॉम्पीट करना पड़ा। अब सर इसको याद करना तो काफ़ी डिफिकल्ट है, आपकी भावना मैं समझ सकता हूँ, तो मैं इसको याद करवा देता हूँ, है ना। 2 मिनट लगेंगे और मैं इसको एक्ट को ही पूरे को आपको याद करा दूंगा। देखो, इस एक्ट के अंदर कुछ भी ज़्यादा नहीं है, कोई ज़्यादा अपन को सेक्शन याद नहीं रखने, केवल ये याद रखना है कि 10 पार्ट और 66 सेक्शन के अंदर ये डिवाइडेड हुआ था। इसके अलावा जो फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एक्ट है ना, फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट है, इसको गवर्न कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, यानी कि जो अपना प्राइम मिनिस्टर होता है वही इसको गवर्न करता था। इसके अलावा ये फॉरेन ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए, फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था, जिससे यहाँ की लोकल जो डोमेस्टिक कंपनी थी उनको कंपटीशन तो मिला, लेकिन एक हेल्दियर कंपटीशन मार्केट में इमर्ज हुआ, जिससे कस्टमर को बेनिफिट हुआ। इसके अलावा इसका बेनिफिट की अगर बात की जाए तो ये ऑफेंस पेनल्टी करने का जो राइट था, मीन्स के इम्पोज करने का राइट था, वो हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था। वो रेगुलेट कर सकती थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी कम ज़्यादा कर सकती थी। इसके अलावा ऑफेंस पेनल्टीज कम ज़्यादा या इम्पोज कर सकती थी, ऑडिट कर सकती थी। ऑडिट का पॉइंट यहाँ पर कहीं पे भी नहीं है, लेकिन आप ऑडिट भी इस समय सेंट्रल गवर्नमेंट के पास राइट था कि वो अपनी एक टीम भेज के किसी भी
कंपनी के ऑडिट कर सकती थी, और अगर उस पर कोई डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है तो उसके ऊपर पेनल्टीज लगा दी जा सकती थी, जो पेनल्टी प्री डिसाइडेड थी। इसके अलावा एक फ्रेमवर्क मिला हमको लेगिस्लेशन के बीच में, लेगिस्लेशन के, जिससे हम फॉरेन ट्रेड को रेगुलेट कर सकते थे। 1992 में क्यों स्टार्ट हुआ? आज़ादी तो 1947 में मिल गई थी, एक स्वाभाविक सा क्वेश्चन है। इसलिए स्टार्ट हुआ क्योंकि 1991 में एलपीजी मॉडल आया था। एलपीजी मॉडल से हमारा फॉरेन ट्रेड जो है वो ज़्यादा बूम पे आया, जो उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी लाए थे, जिसमें हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पढ़ते थे, है ना। उसी मॉडल के थ्रू हमने बाहर की कंपनियों को इंडिया में बुलाया और इंडिया की कंपनी बाहर गई। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए एक ऐसी हेल्दियर एनवायरनमेंट क्रिएट करना शुरू हुआ। इसी कारण इस एक्ट की इंपॉर्टेंस ज़्यादा बढ़ गई। और इश्यूज़ तो सबके अंदर, सारे एक्ट के अंदर यही इश्यूज़ है। आप सब में लिख सकते हो कि कॉम्प्लेक्स है, स्लो टू इम्प्लीमेंट है, और समटाइम्स एनफोर्समेंट करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी आती है, अप्लाई करने में, और इसके डोमेस्टिक इंडस्ट्री को इससे कंपटीशन मिला, जिससे उसको लोकल डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो थी, सिक डोमेस्टिक इंडस्ट्री, उनको नुकसान हुआ। FDTR के अंदर जो आप पढ़ोगे, FTDR के अंदर जो आप पढ़ोगे वो यही है। थोड़ा सा एक अपन को आर्टिकल याद करके जाना है। मैं फिर कह रहा हूँ, समझने लायक कम, याद करने लायक ज़्यादा है इसके अंदर, है ना। तो अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि फेमा और ये बहुत बार अल्टरनेट में मैंने देखा है। और लास्ट क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं, सीरीज़ कंप्लीट करते हैं। जय हिंद।